न्यूज चैनल के जरिए बताया जाता है कि लोडलन के पहाड़ों में रॉकस्लाइड आने से सुनामी में 63 लोगों की मौत हो गई और अनगिनत लोग लापता हो गए। साथ ही बताया जाता है कि आज भी नॉर्वे में ऐसे माउंटेन मौजूद है जो कभी भी अपनी जगह से खिसक सकते हैं। गेरिंजर के पहाड़ों में भी काफी बड़ी बड़ी दरार बनने से रॉकस्लाइड आने का खतरा बना हुआ है। कहानी की शुरुआत क्रिस्टन नाम के शख्स को दिखाते हुए होती है, जो माउंटेन में होने वाले मूवमेंट को चेक करने का काम करता है। उसके साथ और भी लोग होते हैं जो इसी काम को मिलकर करते हैं, लेकिन क्रिस्टन की काबिलियत को देखते हुए उसको नॉर्थ सी के पहाड़ों में काम मिल गया था। उसके प्रमोशन की खुशी में क्रिस्टन के दोस्त उसके साथ कुछ वक्त बिताकर सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जब वो ऑफिस में अपने सभी चीजों को समेट रहा था, तभी अलार्म बजने लगता है। बाकी लोग उसको चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि इन्होंने जो ट्रांसमीटर चट्टानों की दरारों में लगाया था, उनमें से 2 के कनेक्शन इनसे टूट गए हैं। आर्विड क्रिस्टन से कहता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, इसलिए तुम टेंशन मत लो और जाकर पैकिंग करो। लेकिन उसको कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो घर पर आकर फिर से उन रीडिंग्स को चेक करता है। मगर इस बार उसकी वाइफ ईडन उसको रोकते हुए बताती है कि अब से कुछ देर बाद तुम सबकी शिप आने वाली है, इसलिए बच्चों को लेकर तुमको अभी निकलना होगा। दरअसल वो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से उनको लेकर नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा था। रास्ते में क्रिस्टन उसी घटना के बारे में सोचता हुआ अपने स्टॉप पर पहुंच जाता है। अपने बेटे सौंदर्य को गेम प्ले करता देख उसको समझ में आ जाता है कि आज सुबह जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अंदर ही अंदर वो चट्टान सिकुड़ रहा है। अगर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो यहाँ से बच्चों के साथ वापस अपने ऑफिस पहुंचकर उनको बताता है कि हमें उसको जाकर अभी चेक करना होगा, नहीं तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। उसकी बात सुन आर्विड एक को उसके साथ पता लगाने के लिए वहाँ पर भेज देता है। उन दरारों में चेक करने पर इनको टूटे हुए वायर्स मिलते हैं जो माउंटेन के अंदर प्लेट खिसकने से टूट गए थे। क्रिस्टन का अंदाजा बिल्कुल सही था, इसलिए वो ऑफिस आकर आर्विड को समझाता है कि अगर लोगों को पहले से आगाह नहीं किया गया तो चट्टान गिरने से जो नदी में लहर उठेगी वो किसी सुनामी से कम नहीं होगी। इसकी बात सुनकर वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं पूरे गेरिंजर में हाई अलर्ट जारी कर दूं, जिससे आने वाले टूरिज्म सीजन भी कैंसिल हो जाएं। बहस करने से अच्छा होगा कि हमें वहां के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि अपने साथ बाकियों को भी सुरक्षित कर सके। इसलिए अभी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दो और हम में से एक 24 घंटे उन पहाड़ों पर नजर गड़ाए रखेगा। तब मार्गेट उसको समझाकर वापस भेज देती है। जब वो कार के पास आता है तो उसके दोनों बच्चे उसमें नहीं थे, क्योंकि 5 मिनट बोलकर इसने पूरा दिन बीता दिया था। इसलिए अब ये अपनी वाइफ ईडन के पास जाता है, क्योंकि वो दोनों भी उसी के पास होटल में चले गए थे। क्रिस्टन वहां जाकर तीनों से माफी मांगते हुए कहता है कि आज का दिन मेरी वजह से खराब हो गया, लेकिन कल हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। इन्होंने घर खाली कर दिया था, इसीलिए ईडून इनको आज रात होटल में ही रहने को कहती है। मगर उसकी बेटी जूलिया एक आखिरी बार अपने घर वापस जाने की जिद करती है। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए क्रिस्टन उसको घर लेकर चला जाता है, लेकिन उसका बेटा होटल में ही आज की रात रहने को कहता है। मगर रात में क्रिस्टन को चैन नहीं होता, इसलिए वो ऑफिस में क्या चल रहा है ये जानने के लिए वो कॉल करके उनसे बात करता है। मार्गेट उससे बताती है कि अभी हमें कुछ और रीडिंग्स मिली है, जिसको चेक करने आर्विड और जैकब गए हैं। जैसा होगा मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी। उसकी बात सुनकर ये समझ जाता है कि तबाही की घड़ी नजदीक आ चुकी है। प्लेट खिसकने के पहले का संकेत जानने के लिए वो अपने बुक्स का सहारा लेता है, जिन्हें वो डस्टबिन में डाल चुका था। उसको ढूंढते वक्त आधी रात को सैकड़ों पक्षी एक साथ आसमान में आवाज करते हुए फ्लाई करते हैं। उनको देखकर क्रिस्टन समझ जाता है कि मुसीबत अब दस्तक देने वाली है, इसलिए वो तुरंत बुक्स में से जानकारी का पता लगाता है, जिससे उसको पता चलता है कि चट्टान सिकुड़ने का मतलब है कि वो गिरने वाले हैं। आर्विड और जैकब को वहां से बाहर निकालने के लिए
तुरंत मार्गेट को कॉल करके उनको लाइन पर लेकर वहां से निकलने का ऑर्डर देता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से पहाड़ गिरने की वजह से वो मारे जाते हैं। क्रिस्टन मार्गेट को अलार्म बजाने को कहता है, नहीं तो देखते ही देखते पूरा गैरेंजर तबाह हो जाएगा। वो तुरंत आपातकालीन बटन दबा देती है। अलार्म सुनकर गैरेंजर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। साथ ही अर्थक्वेक के झटके भी लोग महसूस करते हैं। सभी के पास अब सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का ही वक्त बचा था। अगर उतने समय में यहाँ से नहीं निकले तो मारे जाएंगे। इडून होटल से सबको बाहर निकालकर बस में बैठने को कहती है। तभी क्रिस्टन उसको कॉल करके अपने साथ चलने को कहता है, मगर वो उससे बताती है कि हम सब के लिए यहाँ बस मौजूद है। तुम जूलिया को लेकर ऊंची जगह चले जाओ, मैं सोंद्रे के साथ बस से पहुंच जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वो निकल जाता है। उधर ईडून सबको बस में बैठा देती है, मगर उसका बेटा अभी भी मिसिंग था, इसलिए वो उसको ढूंढने दोबारा अंदर जाती है। उसकी मदद करने दो, और लोग उसके पीछे जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उसके साथ बस से निकल सके। उधर रोड पर ट्रैफिक लग चुका था क्योंकि सभी लोग एक साथ निकल रहे थे। क्रिस्टन देखता है कि अब इनके पास केवल 4 मिनट ही बचा है, इसलिए वो कार से उतरकर सबको अपने साथ भागने को कहता है। नदी में चट्टान गिरने की वजह से 80 मीटर ऊंचे लहर उठ चुकी थी, जिससे वो भयानक सुनामी का रूप लेकर इन्हीं की ओर काफी तेजी से आ रही थी। इसलिए वो अपनी बेटी को थॉमस के साथ जाने को बोलकर उसकी वाइफ मार्था को बचाने लगता है। देखते ही देखते वो दोनों सुनामी के चपेट में आ जाते हैं। लहरें इतनी जोरदार होती है जिससे दोनों कार समेत उसी के साथ बह जाते हैं। तभी कार में एक रॉड घुस जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसको होश आता है तो देखता है कि मार्था की मृत्यु हो चुकी है, और वो कार से बाहर निकलकर देखता है तो सुनामी की वजह से हर तरफ भयानक तबाही ही उसको दिखती है। खुद को खुश नसीब मानता है कि इसकी जान बच गई, इसलिए अब क्रिस्टन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बाकी लोग थे। जूलिया उसको देखते ही काफी खुश हो जाती है। थॉमस उससे पूछता है कि मार्था क्यों नहीं आई। इस बात का वो कोई जवाब नहीं देता, जिससे थॉमस समझ जाता है कि वो अब नहीं रही। एक आदमी को मोबाइल से बात करता देख क्रिस्टन उनसे बात करता है, तो इसको पता चलता है कि गैरेंगर के 80 मीटर ऊपर पहाड़ पर जितने भी लोग गए हैं उनमें कोई भी होटल बस से नहीं आया है। उनकी बात सुनकर इसको लगता था कि वो लोग मारे गए, लेकिन इसको यकीन नहीं होता, इसलिए आखिरी बार उनको तलाश करने होटल निकल जाता है। रास्ते में इसको हर तरफ तबाही का ही मंजर दिखता है। तभी वो बस भी इसको मिल जाती है जिसमें होटल के लोग जा रहे थे। उसमें सभी लोग मारे जा चुके थे, मगर उसकी वाइफ और बेटे इसको नहीं दिखते, इसलिए अब वो उनको ढूंढने होटल पहुंच जाता है। वहां पर इसको सोंद्रे का बैग मिलता है, जिससे ये समझ जाता है कि वो भी मारे गए, इसलिए जोर जोर से पागलों की तरह पाइप पर रोड मारना शुरू कर देता है। और ये साउंड ईडुन सुन लेती है, जो होटल के शेल्टर में छुपी थी, लेकिन उसमें भी पानी भर चुका था। खुद को बचाने के लिए वो भी एक पाइप में पीटना शुरू कर देती है, ताकि जो कोई भी ऊपर हो वो इनको बचा ले। उनकी आवाज क्रिस्टन सुनकर बिना देर किए उनको बचाने बेसमेंट में पहुंच जाता है, मगर अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। लेकिन कुछ भी करके ये उनको बचाना चाहता है, इसलिए बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। अंदर से इडून भी दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से दरवाजे के पास मलबा गिरा था, जिसको क्रिस्टन हटाकर इडून को ऊपर भेज के खुद सोंद्रे के पास चला जाता है, लेकिन वो बाहर आने से मना करता है। तब क्रिस्टन उसको बताता है कि कुछ देर में यहाँ पर पूरी तरह से पानी भर जाएगा, जिससे हम दोनों मारे जाएंगे, इसलिए तुमको मेरे साथ बाहर निकलना होगा, बस मुझे फॉलो करो। रास्ते में उसकी सांस फूलने लगती है, तब क्रिस्टन उसको अपनी सांस देकर ऊपर भेज देता है, मगर वो खुद वहीं रह जाता है। ये देखकर ईडुन उसको बाहर निकालती है, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी थीं। ये देखकर दोनों मिलके बैक टू बैक CPR देते हैं, जिससे वो मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल आता है। उधर जूलिया अपने डैड का इंतजार कर रही थी, तभी वो इसको दिख जाते हैं। अब तक काफी सारे लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाकर यहाँ ला दिया था और पूरा गैरेंजर सुनामी में बर्बाद हो चुका था।
इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालातों में अपनों का साथ बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।